तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 19वां अध्याय, जिसके ख़त्म होने के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अब बस अपने मतलब कुछ दो ही पार्ट रहे हैं इस कंटेंट के और एक पार्ट रहा है अपने क्वेश्चन आंसर का, यानी कि 7वां पार्ट अभी मूत्रण वाला पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है किडनी फेलियर की वजह से या किडनी में कोई भी एरर आने की वजह से, और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे मूत्रण के बारे में कि एक्चुअल में जब यूरिनरी ब्लैडर में अपना यूरिन भर जाता है, मूत्र भर जाता है, तो वो कैसे जो है यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? तो चलो आ जाओ। मूत्रण, ठीक है, वृक्क यानी कि किडनी द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है। इसको समझने के लिए अपन देखेंगे एक स्लाइड, ठीक है। हमने बेटा देखो क्या कर लिया, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, 2 किडनी होती हैं, दो मूत्र नलिका होती हैं या वाहिनी, देखो मूल वाहिनी लिखी मैंने, मूत्र वाहिनी, फिर मूत्राशय होता है और यूरेटर होता है, यानी कि मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, सॉरी यूरेटर तो ऊपर होगा ना, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी, ठीक है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 1 पेयर ऑफ किडनी जिसमें 2 वृक्क पाए जाते हैं, इसके अंदर वृक्काणु होते हैं, 2 मूत्रवाहिनी होती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने, देखो यूरेटर्स लिखना था, क्या गड़बड़ कर रही हूँ आज मैं। जिसको हमने यूरेटर्स बोला था, ठीक है। यूरेटर्स यानी कि 2 होती हैं मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग जिसको हमने यूरेथ्रा बोला था, और यहाँ से जो है यूरिन पास होता है। यहाँ तक विजिबल अपने, है ना, ये चीज़ विजिबल है यहाँ पे। आई बात समझ में? अब देखो सुनो मेरी बात, अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ रहा है उसमें से तुमने ये तो समझ ही लिया है कि यहाँ पर जो है यूरिन कैसे बनता है, यूरिन कैसे बनता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, और यहाँ पर आने पर जब वो इस मूत्राशय में यूरिन भर जाता है या मूत्र भर जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मूत्र का संग्रह हो रहा है। एम आई राइट? यहाँ पे अब मूत्र भर चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे यूरिन जो है वो भर चुका है। क्लियर दैट? अब ये कैसा प्रोसेस है, जैसे कि अब सुनो, ये सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा बहुत, लेकिन बहुत ही समझने वाली बात है। जैसे कि किसी भी पर्सन को यूरिन आ रहा है, ठीक है, किसी भी पर्सन को मूत्र आ रहा है, तो क्या जैसे ही उसको ये लगता है कि मूत्र आ रहा है वो बाहर की तरफ निष्कासित कर देता है? ऐसा होता है क्या कि वो जहाँ बैठा है वहीं पर ही उसकी शूशु निकल जाती है? ऐसा होता है? नहीं होता है। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ एक्ट होता होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन जाती होगी, कुछ ना कुछ मैसेज जाता होगा कि भाई यूरिन आ रहा है, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भर चुका है, ये मूत्राशय में भर चुका है यूरिन, अब इसको पास करना है। तो क्या करते हैं, हम टॉयलेट ढूंढते हैं। बस में हम सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन में तो चलो हमें मिल जाता है, एरोप्लेन में भी हमें मिल जाता है, लेकिन बस में हमें नहीं मिलता है।
अधिकतर सफ़र जो है बसेस का ही होता है, हर जगह तो एरोप्लेन नहीं जा पाता या हर जगह ट्रेन भी नहीं जा पाती है, ऐसा नहीं होता। हमें छोटी सी जगह जाना है तो हम बसेस का यूज़ करते हैं, 1-2 घंटे में क्या यूरिन नहीं आता, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, यदि किसी पर्सन को यूरिन आता है तो क्या वो वहीं रिलीज़ कर देता है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी, कुछ ना कुछ तो मैसेज कन्वे होता होगा, है ना। फिर क्या होता है, मान लो कि किसी पर्सन को 1 घंटा पहले शुशु आ रहा होता है, 1 घंटा पहले उसको इंडिकेशन हो रहा होता है कि हाँ अब मुझे वॉशरूम जाना है, अब मुझे यूरिन जाना है, यूरिन के लिए बाहर जाना है। फिर 1 घंटा मान लो उसको नींद आ गई सफ़र करते करते, 1 घंटे बाद फिर उसको लगता है कि नहीं अब तो मुझे जाना ही है। और एक कंडीशन ऐसे आती है कि अब तो मुझे जाना ही है, क्यों? क्योंकि उसके यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर जो मूत्राशय है यहाँ पर संकुचन स्टार्ट होने लग जाता है ना। और वो बस ऐसा लगता है कि अब तो उसकी शूशु जो है निकलने ही वाली है, अब तो यूरिन निकलने ही वाला है, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन कैसे होती है, यानी कि जो मूत्र का निष्कासन है या हम कहें जो मूत्रण है ना, या हम कहें जो मिक्चुरेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। इसको पढ़ते ऐसे ही है बच्चों ना, मिक्चुरेशन। तो जो मिक्चुरेशन है या जो मूत्रण है या मूत्र निष्कासन की क्रिया है, एक्चुअल में ये कंट्रोल कैसे होती है, कैसे यूरिन पास आउट होता है, वो आज हमें इस टॉपिक में समझना है। आई बात समझ में, जो इतनी मैंने चीज़ें कही। अब देखो होता क्या है, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया, आपको ये भी पता लग गया कि यूरिन का निर्माण हो चुका है, मूत्र का निर्माण हो चुका है, मूत्र यहाँ पर अब संग्रहित भी हो चुका है, यहाँ पर अब मूत्र का संग्रहण हो चुका है। अब जो है बच्चों, ये जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, ये किसका बना हुआ होता है? ये बना होता है हमारी स्मूथ मसल का, स्मूथ पेशी का। अभी एक बार देख लूं, मैं एक चीज देखनी है मुझे। सॉरी, यानी कि चिकनी पेशी का, ठीक है, स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। स्मूथ मसल का क्यों बना हुआ है? स्मूथ मसल का क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ये स्मूथ मसल का है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन अपने आप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ चिकनी पेशी क्या होती है, अपने आप तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है ना। वो कब होती है कि यहाँ पर जब तक कोई मैसेज कन्वे नहीं होगा तब तक वो संकुचित नहीं होती है। क्लियर दैट? अब सुनो, ये जो तुम्हारा क्या है, हम यूरेथ्रा है, जो ये तुम्हारा यूरेथ्रा है या मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग पर 2 रिंग्स होती हैं, है ना, 2 रिंग होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ब्लॉक करने वाला कोई ऐसे वॉल्ट होता है ना। जैसे नल है, नल को अपन बंद करते हैं, चालू करते हैं तो पानी आ जाता है, जब अपन को नहीं चाहिए तो बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे 2 रिंग लगी हुई होती है बच्चों। एक रिंग ये है और एक को दूसरे कलर से बना देती हूँ, तो मैं याद रहेगा किससे बनाऊं, लेकिन ठीक है। और एक रिंग ये है, ठीक है। एक रिंग हरे रंग की बनाई है और एक रिंग मैंने नीले रंग की बनाई है। तो नेमिंग मैं वाइट से कर रही हूं। ये जो रिंग है बच्चे, इन दोनों रिंग को क्या बोलते हैं? मूत्र अवरोधनी। आपके इसमें ही है मूत्र अवरोधनी, ये रहा मूत्राशय अवरोधनी, है ना। मूत्राशय अवरोधनी बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सुनो, ये जो ब्लू वाली है बेटा, जो ये स्काई ब्लू वाली है, इसको बोलते हैं अपन इंटरनल
इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर। और ये जो ग्रीन वाली है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अंदर वाली जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उसको, मतलब ये जो अवरोध नहीं है अंदर वाली, इसको बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, जो स्पिनर करते हो ना, आजकल स्पिनर चल रहे हैं, तुम ये सोचो, ठीक है, उसी से तुम्हें याद नाम रहेगा स्फिंक्टर। ये स्पिनर नहीं है, स्फिंक्टर है, ठीक है। और जो बाहर ग्रीन वाली है, ये बाहर की तरफ है, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, इसको मैं कहीं लिख दूं क्या हिंदी में, कहाँ लिखूं, लेकिन एक काम और कर सकते हैं अपन, रुको, मुझे 2 मिनट का समय दो बेटा। ऊपर नीचे हो गई किडनी, 2 मिनट का समय दो, मैं फटाफट से री डायग्राम बना रही हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, अब इसका भी नामकरण कर दूं। अभी मैं एक बार डायग्राम बना रही हूँ बच्चों, जल्दी से समझा रही हूँ ताकि नेमिंग आपको अच्छे से हो जाए। और अब इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल स्फिंक्टर, और एक्सटर्नल कहाँ लिखा है पेन ने,
अब देखो, एक बार पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, है ना, एक बार पहले का स्क्रीनशॉट ले लो। यही चीज़ मैंने दोबारा बनाई है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो समझने की बारी है। हमने क्या बोला, यहाँ पर 2 वृक्क है, 2 वृक्क में हमारी पूरा मूत्र का निर्माण हो गया, ठीक है, यूरिन का निर्माण हो गया है। मूत्रवाहिनी के द्वारा ये मूत्राशय के अंदर आ गए। मूत्राशय की जो बाहरी कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, स्मूथ मसल से, चिकनी पेशी से बनी हुई है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो चिकनी पेशी होती है या फिर जो कार्डियक मसल होता है, न्यूरॉन होते हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो अपने आप कार्य नहीं करते हैं, अपने आप कार्य नहीं करते हैं जब तक कि उनको न्यूरोट्रांसमीटर ना मिले। मतलब जो हमारी तंत्री का तंत्र है वहाँ से जब तक संकेत नहीं मिलेगा तब तक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर बना हुआ है, जो इंटरनल अंदर वाला है ना, इंटरनल एक्सफिंक्टर जो है, या फिर कहेंगे हम आंतरिक मूत्राशय अवरोधनी जो है बच्चों, वो है ना, वो बनी हुई है चिकनी पेशी की। चिकनी पेशी भी है और अनैच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं, या इनवॉलेंट्री मसल्स भी इसको हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में। अंदर की जो मूत्राशय अवरोधनी है वो अनैच्छिक पेशी है, चिकनी पेशी है, और इनवॉलेंट्री मसल्स भी हम इनको कह सकते हैं। और जो एक्सटर्नल है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो कैसी है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर कंकाल पेशी है, ठीक है, और अरे यार ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, जो बाहर ग्रीन वाली जो तुमको अवरोधनी बताई है, वो कैसी है, ऐच्छिक पेशी है, यानी कि उसकी इच्छा होगी तो ओपन होगी, इसकी इच्छा होगी तो नहीं ओपन होगी, उसको किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। आ गई बात समझ में। जब तक डायग्राम और एक एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब तक उसका कार्य तुम्हें नहीं समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ सुनो, अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। अब सुनो, हमने बोला कि एक कोई बंदा है, उसका मूत्राशय अब मूत्र से भर चुका है, उसका मूत्राशय अब मूत्र से भर चुका है। अब उसके ब्रेन को, अब उसके मस्तिष्क को ये संदेश जाएगा कि भाई मूत्राशय भर चुका है। आ जाओ, ब्रेन 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 बना लेती हूँ मैं इससे, ठीक है। कहाँ बनाऊं ब्रेन, ब्रेन इधर की तरफ बना ले तो खाली जगह, ठीक है। ये है हमारी स्पिनल कॉर्ड और ये है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और वो है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही इसका मूत्राशय भर गया है, जैसे ही इसका मूत्राशय भर गया है, ये जो यहाँ से मैसेज जाएगा सीएनएस के पास, सीएनएस के पास हमारा जो मैसेज है वो जाएगा, ठीक है। मैसेज जाने के बाद क्या होगा, दो मैसेज रिवर्ट आएंगे, दो मैसेज रिवर्ट आएंगे। क्या आएगा, एक मैसेज आएगा किसके पास, इसके पास। किसका मैसेज आएगा कि भैया तू संकुचन कर। इस चिकनी पेशी के पास मैसेज आएगा, जो मूत्राशय है वो यूं फूल गया है, लेकिन हमारा सीएनएस या हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड है, वो उसको मैसेज बोल रहा है कि इसको अब तू कॉन्ट्रैक्ट कर,
तो उसको अब कॉन्ट्रैक्ट कर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा, संकुचन करने लगेगा। दूसरा मैसेज आएगा बेटा, दूसरा मैसेज आएगा इंटरनल स्फिंक्टर के पास, यानी कि आंतरिक मूत्राशयी अवरोधनी के पास, कि तू अब असंकुचित हो जा, है ना, तू अब असंकुचित हो जा, यानी कि रिलैक्स हो जा। तो मैं लिख दूं, यहां पर आएगा रिलैक्सेशन का, ठीक है, रिलैक्सेशन का मैसेज आएगा कि भैया तू रिलैक्स हो जा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स होगी। ये रिलैक्स जब करेगी तो जो यूरिन है बच्चों, जो मूत्र है वो यहाँ तक आ जाएगा, और ये जब ओपन होएगी, मतलब जब ये अवरोधनी, जब ये रिलैक्स हो जाएगी, तो ये मूत्र कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे को बहुत तेज शूशू आ रही है, बहुत तेज मूत्र आ रहा है, तुम्हें मिल नहीं रहा वॉशरूम, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जो शूशू है वो निकल रहा हो, जो मूत्र है वो निकल रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है उस दौरान, जो हमारी एक्सटर्नल अवरोधनी है, यानी कि जो हमारी बाहरी मूत्राशय अवरोधनी है, वो कैसी है, ऐच्छिक पेशी है। हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे कि अभी शूशू ना आए प्लीज, अभी ना आए, वॉशरूम नहीं है प्लीज अभी ना आए। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन जैसे ही हमें वॉशरूम मिल जाता है और हमें मिल गया कि हाँ अब तो हम रिलैक्स होने वाले हैं, तो ये भी क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ये भी रिलैक्स हो जाती है, और यूरिन जो है यहाँ से आकर के बाहर की तरफ निष्कासित हो जाता है। आई बात समझ में? मूत्रण की क्रियाविधि आ गई, मूत्रण की क्रियाविधि आ गई। सबसे पहले किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ, जो यूरेटर्स हैं उसके द्वारा या मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचा, मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण हुआ, इसने मैसेज भेजा सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने। चूंकि ये चिकनी पेशी है तो ये अपने आप तो संकुचित हो नहीं सकती, यहाँ से मैसेज आएगा कि भैया तू अब कॉन्ट्रैक्ट कर, संकुचन हो। यहाँ पे संकुचन होगा तो दबाव बढ़ेगा और शूशू नीचे की तरफ जाएगा, मूत्र नीचे की तरफ जाएगा। मूत्र जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला जो वॉल्व है ये बोलेगा कि भैया मैं अभी ओपन नहीं हो सकता, बंदे के पास वॉशरूम नहीं है, अभी तो गाड़ी में सफ़र कर रहा है, अभी मैं ओपन नहीं हो सकता। तो ये एक और मैसेज देता है इसको रिलैक्स होने के लिए कि भाई तू रिलैक्स हो जा, है ना। तो ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है तो जो यूरिन है वो यहाँ तक आ जाता है। अब आई हमारी एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बारी, यानी कि बाहरी मूत्राशय अवरोधनी की बारी। वो कहते हैं कि भैया वॉशरूम ही नहीं है, मैं तो अभी ओपन नहीं हो सकता, ओपन हो जाऊंगा तो बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी, है ना, अभी बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो अभी ओपन नहीं हो सकता जब तक कि गाड़ी ना रुके, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास ऐच्छिक चीज़ें हैं, मतलब ये खुद कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही गाड़ी रुकी, इसके माइंड ने बोला कि हाँ ठीक है, इसने अब अपनी इच्छा जताई कि भैया अब तो रिलैक्स हो जा। ये जैसे ही रिलैक्स होगा तो मूत्र बाहर की तरफ निष्कासित हो जाएगा। आ गई बात, मूत्रण क्रियाविधि बिल्कुल अच्छे से आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट बिल्कुल। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर एक बात और भूल गई बेटा मैं, चिकनी पेशी जो है ये मूत्राशय की, इसको हम कहते हैं, यहाँ लिख रही हूँ, इंग्लिश में कहते हैं डेट्रूसर। डेट्रूसर, इसका या तो आगे वाली में लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। डेट्रूसर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस चिकनी पेशी को जो ये बाहर की तरफ बनी हुई है उसको डेट्रूसर कहते हैं। हिंदी में मैंने यहाँ लिखा है, इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखा है, लिख लो कहीं पर, डेट्रूसर, DETRUSAR, डेट्रूसर। क्लियर दैट? यहाँ तक क्लियर? आ जाओ, तुम्हारी बुक क्या कहती है, पढ़ लें एक बार। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है, ठीक है, मूत्राशय में आ गया मूत्राशय में, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। आ जाओ, यहां पे नहीं पढ़ेंगे अपन। मूत्र आ गया, यहां पर आ गया मूत्राशय में। जब तक ऐच्छिक संकेत नहीं दिया जाएगा
जब तक ऐच्छिक संकेत नहीं दिया जाएगा तब तक मूत्र का निष्कासन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर दैट? मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। हमने भी यही बोल रहा है, मूत्राशय भर गया है पूरा, यहां पर जब तक ये संकेत नहीं जाएगा, यहां पर जब तक ये संकेत नहीं जाएगा और दोबारा संकेत नहीं आएगा, जब तक ये फैलेगा नहीं, यानी कि इसमें शीतलन नहीं होना है ना। यहाँ पर अभी ये फैला हुआ है, ये संकुचित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संकुचन नहीं होगा जब तक अपन के पास कोई भी संदेश ना आ जाए या संकेत ना आ जाए। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। फिर क्या होगा भाई, सीएनएस में जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? फिर बोल रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन, हमने भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। इसने संदेश भेजा, इस सीएनएस से एक संदेश आया संकुचन का, मूत्राशय को संकुचन का संदेश मिला और ये यहाँ पर इसके पास क्या हुआ, संकुचन होने लगा, ठीक है। यहाँ पर संकुचन स्टार्ट होने लग गया। मूत्राशय अवरोधनी के शीतलन हेतु एक प्रेरक संदेश भेजा जाता है। आ जाओ। फिर एक संकेत किसके लिए आएगा, इस मूत्राशय अवरोधनी के लिए, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, रिलैक्सेशन, यानी कि शीतलन के लिए, ठीक है, शिथिलन के लिए। भाई रिलैक्स हो जा, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स हो जा, तभी तो ये मूत्र मार्ग से निकलेगा। मूत्राशय जो मूत्र भर चुका है मूत्राशय में, तभी तो ये मूत्र मार्ग से निकलेगा। जब ये वाली जो इसको जब संकेत मिलेगा शीतलन का, ये वाली बात बोल दी हमने। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है, ठीक है। इसे संपन्न करने के लिए तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त, यानी कि एक बार संदेश देगा, उसके रिवर्ट में क्या रिप्लाई आ रहा है, उसकी प्रतिक्रिया कहलाती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मूत्रण प्रतिवर्त, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति में, तो यहाँ तक तो अपना ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है, यहाँ तक तो अपनी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, क्या होता है, क्या तुम जैसे मान लो कि एक समय बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये जो हमारी एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो हमारी बाहरी मूत्र अवरोधनी है, हम जब तक टॉयलेट रोक सकते हैं, उसके बाद ये अपने आप भी ओपन हो सकती है एक लिमिटेशन के बाद, क्योंकि ऐच्छिक क्रिया वाली है। जब तक रोक सकते हैं रोक लेंगे, नहीं तो शूशु बाहर इजीली भी निकल सकता है। तो ऐसा आप मत करो कि भाई 17-18 घंटे कहीं बस में सफ़र कर रहे हो, मनाली के लिए, जयपुर से मनाली जा रहे हो और तुम सफ़र कर रहे हो और तुम सोचो कि 17 घंटे जो है मैं तो मूत्र को रोक के रखूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक हो सकता है आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर इतना संकुचन हो जाता है कि और यहाँ पर इतना रिलैक्सेशन हो जाता है कि तुम इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। क्लियर दैट? आई बात समझ में? आगे चलो। अब देखो, यहाँ तक की कहानी अपनी हो गई है फिनिश विद डायग्राम। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो, एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर जो है यूरिन पास होता है पर डे। एक वयस्क मनुष्य की मैं बात करूं, ठीक है, तो पर डे भाई प्रतिदिन तो वहां लिखा होगा ना कितना लीटर यूरिन निकलता है, 1 to 1.5 लीटर जो यूरिन है वो पास होता है। एक वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 यानी 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र उत्सर्जित होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बच्चों, इसको तुम ऐसे ही ग्रांटेड मत लेना, यानी कि इसको एवं ही मत लेना। यदि एनसीईआरटी में कोई लाइन लिखी गई है तो नीट में उसका डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो याद होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन में पर डे में कितना लीटर यूरिन निकलता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन निकलता है। तुमसे पूछ ले यूरिया कितना निकलता है, तो 25 से 27 ग्राम निकलता है, ठीक है। आ जाओ, 25 से 30 ग्राम, सॉरी, कितना यूरिया निकलता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया निकलता है, याद रखिएगा। अब ये बोल रहा है
मूत्र में एक विशेष सी गंध होती है, एक गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। ये स्मेल कैसे होती है? तुम्हें पता है यूरिया का जो सूत्र है वो हमने बताया था, NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है। लेकिन जब ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है बच्चों, तो ये नाइट्रोजनी अवशिष्ट तो होता है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ये अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और जो तुम्हें गंदी सी स्मेल आती है, एक बैड ऑर्डर आता है, वो इसी की वजह से आता है। जब भी तुम ये नॉर्मल वाले टॉयलेट में, नॉर्मल यानी कि जो सुलभ कॉम्प्लेक्स वाले जो टॉयलेट होते हैं, यदि वो क्लीन ना हो तो बहुत गंदी वाली स्मेल आती है अंदर एंटर होते हुए, तो वो होती है इसकी वजह से। आई बात समझ में, है ना। फिर ये कह रहा है कि ये हल्का पीला होता है। तुमने सोचा है कभी कि भाई ये हल्का पीला होता क्यों है, क्यों होता है ये हल्का पीला? आ जाओ, एक अपन लेते हैं स्लाइड। हम कह रहे हैं कि जो यूरिन है वो हल्का पीला है, तो क्यों है? तुम्हें याद हो तो कौन सा वाला चैप्टर था वो, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर था, है ना, हार्ट, जिसमें अपन ने हृदय के बारे में बात करी थी, रक्त के बारे में बात करी थी। तो सुनो, मैंने तुमने कहा था कि एक ग्रेवयार्ड होता है ना, जिसको तुमने स्प्लीन बोला था, है ना, स्प्लीन। स्प्लीन में जब इरेथ्रोसाइट्स आई थी, यानी कि आरबीसी, है ना, रक्त कणिका, ठीक है, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका स्प्लीन में आकर के क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। यानी कि इसका हम क्या बोल रहे थे भैया, ये इसका शमशान घाट है, ग्रेवयार्ड है। याद आ रही है ये बात, याद आ रही है क्या हार्ट वाली बात? क्या बोले थे हम कि भैया ये जब आरबीसीज इसमें आती है, 120 दिन के बाद आती है स्प्लीन में, तो ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और क्या होता है, ये इसका शमशान घाट होता है। और इसके फलस्वरूप दो चीजें निकलती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये अपन ने बात करी है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये क्या करता है, ये या तो ऐसे होता है कि ये लीवर में जाता है बच्चों, यकृत में, है ना, यकृत में आता है। और बाइल जो होता है, अपन कहते हैं ना बाइल, बाइल के द्वारा ये कहाँ पर आता है, आंत्र में आता है, आंत्र में, और आंत्र में होता हुआ गुदा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जब आता है इंस्टेटाइन से होते हुए, तो ये कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड में रह जाता है, ठीक है, जो ब्लड में रह जाता है, और ये यूरिया के साथ निकल के कहाँ चला जाता है, किडनी में। किडनी से निकलता निकलता ये कहाँ जाता है, मतलब किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, तुम्हें पता है, वहीं पर ही तुम्हारा यूरिया है, और वहीं पर ही तुम्हारा ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। इसी की वजह से जो तुम्हारा यूरिन है वो कैसा हो जाता है, हल्का पीला। लेकिन तुम्हें पता है कि जब कोई यूरिन इन्फेक्शन होता है, कोई भी मूत्र से संबंधित बीमारी होती है, तो पीला गाढ़ा बदबूदार शूशु निकलता है या मूत्र निकलता है। तो उसमें जब कभी तुमने यूरिन टेस्ट करवाया होगा तो तुम्हें इसकी मात्रा भी देखने को मिलती होगी, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की। कभी देखना, यदि कोई का यूरिन टेस्ट का कोई भी रिपोर्ट हो तुम्हारा, या फिर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो उसमें तुम्हें पता लगेगा कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा भी चेक किया जाता है कि इसका गाढ़ा पीला क्यों है, कहीं इनकी मात्रा तो ज़्यादा नहीं बढ़ गई है। आई बात समझ में? तो आई बात समझ में कि ये पीला हल्का पीला क्यों होता है, इसी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन? क्लियर? क्लियर हो गई बात? अब देखो, हल्का पीला हो गया, थोड़ा ये अम्लीय रहता है, थोड़ा ये अम्लीय रहता है। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये अम्लीय क्यों रहता है। एक और स्लाइड ले लो, तुम्हें याद आ रहा हो तो, तुम्हें याद आ रहा होगा तो जब हमने निस्यंदन किया था, है ना, जब हमने निस्यंदन किया था तो हमने एक इंडेक्स बनाई थी। इधर था हमारा पुनः अवशोषण वाली कहानी, याद आ रही है ना, और इधर स्त्रवण वाली कहानी थी।
तो स्त्रवण में हमने पोटेशियम का किया था, प्रोटॉन का किया था, और किसका किया था? एक और आयन था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक और आयन था जिसका अपन ने स्रवण किया था। कोई बात नहीं, अभी अपना जो मेन मुद्दा है वो है प्रोटॉन। ये जो है बच्चों, इसका जब स्रवण होता रहता है तो यूरिन में तो ये स्रवण ही होगा ना, इसका तो स्रवण होगा। इसी वजह से जो यूरिन की पीएच है वो हमेशा अम्लीय रहती है, एसिडिक रहती है, ठीक है। इसी वजह से इस प्रोटॉन आयन की वजह से ही ये क्या रहती है, हमेशा अम्लीय रहती है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? अब देखो क्या हो रहा है। ये चीजें क्लियर, ये चीजें क्लियर। अब विभिन्न अवस्थाओं में मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित कर सकती है। पीएच में चेंजेस आ सकता है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी स्मेल में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। यूरिया के पास होने में चेंजेस आ सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब कोई भी गड़बड़ी हो या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हो, तब ये चीज़ें हो सकती है। अब सुनो, मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों, यानी कि जब रीनल डिजीज होती है, किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होते हैं, रीनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तब और उनके ठीक से कार्य ना करने पे, यानी कि किडनी में जो डिसऑर्डर है, या तो किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का क्या मतलब है? जब किडनी का कोई भी फंक्शन प्रॉपर ना हो। हमने हार्ट फेलियर पढ़ा था, याद हो तो, हृदयघात होना, ठीक है। तो उसमें क्या होना था, एक तो दो वर्ड से अपने, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो हार्ट अटैक था और एक हार्ट फेलियर था। हार्ट फेलियर में हमने क्या कहा था कि भाई कोई भी इसका कोई आर्टरी वर्क ना करे, या उसका रोटा वर्क ना करे, या उसका वेंट्रिकल वर्क ना करे, है ना। वैसे ही किडनी में भी कोई भी एक फंक्शन ना हो, फिल्ट्रेशन अच्छा ना हो, है ना, या हो सकता है कि भाई पीसीटी कार्य नहीं कर रही हो, डीसीटी कार्य नहीं कर रही हो, संग्रह नली का प्रॉपर कार्य नहीं कर रही हो, तो हो सकता है ना कि ये ठीक से कार्य ना करे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कुसंक्रिया हो जाएगी, यानी कि डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे रोग निदान में भी मदद करता है, मतलब किडनी को एनालिसिस करते रहना चाहिए। अब सुनो क्या क्या चीजें हो सकती है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया, यानी कि किडनी के डिसऑर्डर है। कीटोन काय की उपस्थिति कीटोन्यूरिया, ठीक है। मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटस, क्या क्या होता है सुनो, ठीक है। पहले ये बोल रहे हैं ग्लूकोज का मूत्र में, अरे यार मूत्र में उपस्थिति, मूत्र की उपस्थिति देना है, ठीक है। ग्लूकोज का मूत्र में उपस्थिति होना या ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होना, है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं बीमारी को, ग्लाइकोयूरिया बोल रहे हैं, है ना, ग्लाइकोसूरिया, सॉरी ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। जब भी ये वाली टर्म आ जाए बच्चों, तब जब भी यूरिया यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें बाद में यूरिया जैसा तुम्हें साउंड सुनाई दे, तो समझ लो किडनी से रिलेटेड बीमारी है। ग्लूकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज और यूरिया, यानी कि मूत्र में क्या होता है, यूरिया ही तो होता है। यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोयूरिया। कैसे होती है सुनो, यहाँ पे अपना बोमन संपुट था, यहाँ पे ग्लोमेरुलस था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता है जब ब्लड जा रहा था तो ब्लड H2 दे रहा था, है ना, ब्लड आयन दे रहा था, और तुम्हें पता है वो ग्लूकोज भी दे रहा था। ये बात अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ग्लूकोज भी दे रहा था। अब क्या होगा,
कभी कभी क्या होता है, जब अपन मीठा बहुत ज़्यादा खाने चले जाएं, या हम कह सकते हैं कि जैसे शुगर की जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो अब तुम सोचो ग्लोमेरुलस में जो निस्पंदन हुआ है, ग्लोमेरुलस में जो निस्पंदन की रेट थी, GFR रेट थी, याद है तुम्हें, उसमें यदि ज़्यादा ग्लूकोज निकल जाए, है ना, ज़्यादा यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो निकल जाए, तो वो यूरिया में जाएगा, ठीक है, यूरिया के साथ जाएगा DCT PCT, और संग्रह नलिका से मूत्र में निकलेगा, है ना, संग्रह नलिका से मूत्र में निकलेगा, क्लियर दैट। तो यहाँ पर जब वो संग्रह नलिका से मूत्र में निकलेगा ग्लूकोज ज़्यादा, तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई हो। आ जाओ लिख लो, आई मीन टू से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब सुनो क्या कह रही हूँ, दूसरी बीमारी कह रहा है ये कीटोन काय, यानी कि कीटोन बॉडी, जो बॉडीज होती हैं, कीटोन बॉडीज जो होती हैं, उसका लेवल मूत्र में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस बीमारी को अपन कहेंगे कीटोन यूरिया, कीटोनोरिया या कीटोनोरिया, पता है, देखें एक बार, कीटोन का एक कीटोन यूरिया ही है ना, हाँ ठीक है, कीटोन यूरिया, ठीक है, कीटोन यूरिया। अब कीटोन यूरिया क्या होता है ये सुनो। देखो जैसे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, या फिर हम कहें कि जैसे जो बहुत ज़्यादा मोटे ओबेसिटी वाले लोग होते हैं, वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डाइटिंग करने लगते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं। अब तुम बताओ कि यदि खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी को कार्य करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, हाँ या ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो एनर्जी कहाँ मिलेगी, तो मान लीजिए कि ये कोई एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी यानी कि ओबेसिटी वाले, जो बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन है, कोई भी गर्ल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फास्टिंग यानी कि खाना छोड़ रखा है, ठीक है, खाना छोड़ रखा है इन्होंने, फास्टिंग पे है, ये भी फास्टिंग पे है। तो इनके यहाँ पर जो अपने ग्लाइकोजन, ठीक है, जो यहां लिख रही हूं ना ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है, अब उसको अपन एनर्जी सोर्स की तरह यूज लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज तो है ही नहीं ना भैया, खाना ही नहीं खा रहे, ग्लूकोज कहाँ से बनेगा। तो जो स्टोर्ड, जो संचित हमारा ग्लाइकोजन है, उसको यूज करते रहेंगे, है ना, मतलब इनकी बॉडी में जिन्होंने खाना छोड़ रखा है उनकी बॉडी में, मैं तो आराम से रोज खाती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोजन है, अब ग्लाइकोजन जो है बच्चों देखो, ग्लाइकोजन को कंप्लीटली यूज कर लिया, है ना, कंप्लीटली यूज कर लिया। अब क्या होगा, अब आया हमारे पास यहाँ पर जब ग्लाइकोजन ले लिया, तो तुम्हें पता है जो मोटे लोग होते हैं, या हम भी जो पतले हैं, चर्बी तो सबके पास ही होते हैं, फैट्स तो सबके पास होता है, लिपिड सबके पास होता है। तो अब दूसरी बार इन्होंने कहाँ से लेना शुरू कर दिया, लिपिड से, या फिर हम बोल रहे हैं वसा से, वसा से एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, एटीपी का जो फॉर्मेशन हमने पढ़ा है तो हम पढ़ चुके हैं। तो तुम्हें पता है लिपिड और वसा को भी अपन यूज करते हैं एज ए एटीपी सोर्स। अब यूज कर लिया, अब इसको यूटिलाइज करते करते, इसका यूज करते करते एज ए एटीपी इन्होंने एक बाय प्रोडक्ट निकाला, है ना। बाय प्रोडक्ट इन्होंने लिखा कीटोन बॉडीज। ये कीटोन का है, कीटोन का है। तो क्या हो गया, कीटोन जो है वो इजीली हम बोल सकते हैं, कीटोन जो है, कीटोन बॉडी जो होती है वो इजीली रिलीज नहीं हो पाती है, और वो मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और वो क्या होता है, यूरिन के साथ साथ निकल जाती है। तो यूरिन के अंदर जो मूत्र होता है उसमें कीटोन बॉडीज का मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किन में हो जाती है, जो खाना नहीं खाते, जो फास्टिंग पे होते हैं उनमें। तो ऐसी बीमारी को अपन क्या बोलेंगे, कीटोन यूरिया। क्या किया, वापस से सुन लो, जो लोग खाना नहीं खा रहे हैं प्रॉपर, या फिर जो डाइटिंग पर है, उनके अंदर हमको ग्लूकोज नहीं मिलता, तो जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित ऊर्जा है उसको यूज़ करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो लिपिड और फैट वसा से लेने लग जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाय प्रोडक्ट से क्या बनता है, कीटोन का है या कीटोन बॉडीज़ बनती है। इस
की मात्रा जब यूरिन में बढ़ जाती है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन यूरिया। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। अब सुनो क्या हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये देखो, फिर ग्लाइकोसूरिया समझ में आ गया, कीटोन यूरिया। अब डायबिटीज मेलिटस क्या हो रहा है, जब अपन ने ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी है ना, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है ना। मधुमेह हो रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर भी क्या हो रहा है, मतलब डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ने से वो यूरिया के साथ मिलकर के मूत्र से क्या होती है, स्त्रवित होने लग जाती है। और इसको ही हम क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम कह रहे हैं डायबिटीज मेलिटस। और यही क्या कर रही है, किडनी का एक इन्फेक्शन कॉज करती है, किडनी के डिसऑर्डर को व्यक्त करती है। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ये सारी टर्म्स अपन ने देख ली, उदाहरण भी देख लिया, कैसे मूत्रण हो रहा है, मिक्चुरेशन कैसे हो रहा है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। आशा करती हूँ कि ये पार्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। और तुम्हारे कमेंट बहुत कम आ रहे हैं कि मैडम कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये चाहती हूँ। वैसे कमेंट नहीं चाहती हूँ कि मैम आप ऐसी हो आप वैसी हो, मुझे ये नहीं कमेंट चाहिए। मुझे कमेंट चाहिए कि मैम मुझे ये समझ में आया है, या मेरा ये क्वेश्चन है, मैम मुझे ये चीज़ वापस से समझनी है, या मुझे ये वर्ड का मीनिंग नहीं आया, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन लास्ट पार्ट के पास में। अब अपन का बहुत बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है अपन, लास्ट एक पार्ट बचा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर ख़त्म। एंजॉय करने वाला टाइम आने वाला है, यानी कि पढ़ने वाला, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक धन्यवाद।